आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बीम्स में लेक्चर नंबर सेकंड में डिस्कस करेंगे लैटरली सपोर्टेड बीम्स क्या रहते हैं और डिजाइन स्टेप्स ऑफ द सिंगली सपोर्टेड लैटरली रीस्टेंट जो हमारे स्टील बीम्स हैं स्टील बीम्स में हमारे जो लैटरली रीस्टेंट बीम रहेंगे उनकी डिजाइन स्टेप्स क्या रहेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द बीम्स, जॉइस्ट क्या होते हैं, लिंटल्स क्या है और बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेक्शन मॉडुलस के बारे में हमने जाना। ठीक है जी, तो ये हमारे लैटरली सपोर्टेड बीम्स क्या है। द लैटरली रिस्टेन्ड बीम्स आर आल्सो कॉल्ड लैटरली रिस्टेन्ड बीम्स। जो हमारे लैटरली सपोर्टेड बीम्स है इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरली रिस्टेन्ड बीम भी बोलते हैं। द लैटरली supported beams laterally supported beams are also called laterally restrained beams, when lateral deflection of the compression flange of the beam is prevented by providing effective lateral support, then the beam is known as the laterally restrained beams. ठीक है जी, तो restrained beams क्या रहेंगे, laterally supported beams को हम क्या नाम देते हैं, laterally restrained beams। तो क्या होते हैं, when lateral deflection of the compression flange lateral deflection of the compression flange of a beam is prevented by providing effective lateral support, यानी कि रिस्ट्रेंट्स, जब हम रिस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स are then the beam is known as laterally restrained beams and laterally supported beams। ठीक है जी, तो लैटरली रिस्ट्रेन्ड बीम क्या रहेंगे, जब लैटरली सपोर्टेड हम क्या नाम देंगे, जब हमारे बीम्स है then the beam is known as laterally supported beams। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या रहते हैं, लैटरली रिस्ट्रेन्ड बीम्स। किस तरह से हमारी, जो अगर मैं कंक्रीट स्लैब की बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये कंक्रीट स्लैब है, ये हमारी कंक्रीट स्लैब में क्या कर रहा हूँ, बीम को कैसे हम स्टील बीम्स को हम कैसे यूज करते हैं, तो लैटरली सपोर्टेड बीम क्या रहेंगे, हम इनको और क्या नाम देते हैं, लैटरली रिस्ट्रेन्ड बीम। जब लैटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज को हम प्रिवेंट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द इफेक्टिव लैटरल सपोर्ट, इफेक्टिव लैटरल रिस्ट्रेंट्स, तो देन द बीम इज नोन एज लैटरली सपोर्टेड। ठीक है जी, तो देखिए हमारी जो ये मान लीजिए हमारा क्या है, कंक्रीट स्लैब, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंक्रीट स्लैब ड्रॉ की है। कंक्रीट स्लैब में मैं क्या करूंगा, तो हमारे लैटरली सपोर्टेड बीम्स रहेंगे। किस तरह से लैटरली सपोर्टेड बीम्स, जब हम लैटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं इफेक्टिव लैटरल रिस्ट्रेंट्स को या सपोर्ट को, तो देन द बीम इज नोन एज लैटरली सपोर्टेड बीम्स। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे लैटरली रिस्ट्रेंट कंप्रेशन फ्लैंज है। मान लीजिए हमारी क्या है, कंप्रेशन फ्लैंज, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस कंप्रेशन फ्लैंज को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूँ, लैटरली इसको क्या करूंगा,
अदर जो हमारे इफेक्टिव लैटरल सपोर्ट हैं वो प्रोवाइड करते हुए इस बीम को प्रोवाइड करूंगा। इस तरह के बीम्स को हम क्या नाम देते हैं, लैटरली रिस्ट्रेन बीम्स। ठीक है जी, तो ये क्या है, लैटरली रिस्ट्रेन्ड other flange ओके जी। तो ये हमारे क्या है, लैटरली रिस्ट्रेन्ड फ्लैंज। ये हमारा क्या है, कंक्रीट स्लैब है, कंक्रीट स्लैब। और दूसरा क्या है, कंक्रीट स्लैब, ये हमारी क्या है, लैटरली रिस्ट्रेन्ड कंप्रेशन फ्लैंज, लैटरली रिस्ट्रेन्ड कंप्रेशन फ्लैंज। प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे इफेक्टिव लैटरल सपोर्ट को, तो देन द बीम इज नोन एज लैटरली सपोर्टेड बीम्स। तो देखते हैं डिजाइन स्टेप्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड लैटरली रिस्ट्रेन्ड स्टील बीम हम यूज करते हैं। तो लैटरली रिस्ट्रेन्ड सिंपल बीम्स के डिजाइन स्टेप्स क्या रहेंगे, तो डिजाइनिंग कैसे की जाएगी हमारे स्टेप वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं लैटरली रिस्ट्रेन्ड बीम्स को। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे डिजाइन स्टेप्स ऑफ सिंपली supported laterally restrained steel beams ठीक है जी, laterally supported steel beams क्या रहेंगे और इनकी जो डिजाइन प्रोसीजर है क्या रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल लोड पर मीटर लेंथ। ठीक है जी, तो डिजाइन करने के लिए हमारे जो सिंपली सपोर्टेड बीम्स को डिजाइन करने के लिए हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो कैलकुलेट द टोटल लोड, कैलकुलेट द टोटल लोड पर मीटर लेंथ। तो डिनोट करेंगे हम टोटल लोड को कैपिटल W से ऑफ द बीम। तो टोटल लोड को कैसे कैलकुलेट किया जाए इसके बारे में देखते हैं। तो टोटल लोड ऑफ द बीम इंक्लूड डेड लोड और लाइव लोड। तो टोटल लोड इंक्लूड करता है टोटल लोड ऑफ द बीम इंक्लूड्स डेड लोड, लाइव लोड, एटसेट्रा। ठीक है जी, तो हमारे जो अप्रोक्सीमेट डेड लोड होगा इक्वल टू मानेंगे हम अप्रोक्सीमेट डेड लोड इज इक्वल टू टोटल सुपरइम्पोज्ड लोड पर मीटर लेंथ इनटू स्पैन, टोटल सुपरइम्पोज्ड लोड imposed load per meter into span divided by 300। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट डेड लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजाइन द सिंपली सपोर्टेड लैटरली रिस्ट्रेन्ड स्टील बीम्स। ठीक है जी, तो इसके स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम। बीम की इफेक्टिव लेंथ स्मॉल एल को कैलकुलेट करने के लिए हम आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल लोड पर मीटर लेंथ ऑफ द बीम हम कैलकुलेट करेंगे इन द स्टेप नंबर 2 फॉर द डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड लैटरली रिस्ट्रेन्ड स्टील बीम्स। कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 2 में, कैलकुलेट effective length of
बीम्स, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। स्मॉल एल की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए अज्यूम करेंगे बीरिंग्स और सपोर्ट, अज्यूम बीरिंग्स और सपोर्ट। तो बीरिंग्स एंड सपोर्ट को हम क्या करेंगे यहाँ पे अज्यूम करेंगे एज 150 mm टू 300 mm। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है अपने अकॉर्डिंग टू द IS कोड। हमने जो वैल्यूज कंसीडर कर लिया 150 से 300 mm तक की जो बीरिंग्स है हमने लेनी है अकॉर्डिंग टू द IS कोड फॉर द डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड लैटरली रिस्ट्रेन्ड स्टील बीम्स। ठीक है जी, तो इफेक्टिव लेंथ जो हमारा इफेक्टिव स्पैन है क्या रहेगा, इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल टू रहेगा बीरिंग्स बाय 2 प्लस क्लियर स्पैन प्लस बीरिंग्स बाय 2। बीम्स के अदर साइड ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द बीम्स हम क्या करेंगे, बीरिंग्स का हाफ ऐड करेंगे विद क्लियर स्पैन। हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव स्पैन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव स्पैन को कैलकुलेट करने के लिए बीरिंग्स का जो यूज है हमारे पास 150 mm से 300 mm तक हम बीरिंग्स यूज कर सकते हैं इस केस में। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेप की, आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल लोड पर मीटर लेंथ ऑफ द बीम एंड effective length of the beam as per the IS code, तो नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्सेस। ठीक है जी, स्टेप नंबर 3 we calculate the maximum bending moment and shear force for the design of simply supported restrained laterally restrained steel beams। ठीक है जी, देखेंगे स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट and shear force। ठीक है जी, तो बेंडिंग मोमेंट्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्सेस की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द बीम्स, टाइप्स ऑफ द बीम्स, यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ द लोडिंग के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स की और शियर फोर्सेस की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, बेंडिंग मोमेंट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से और शियर फोर्सेस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल V से। तो देखिए हमारी जो बेंडिंग मोमेंट्स हैं, तो बेंडिंग मोमेंट्स की अलग-अलग वैल्यूज हो सकती हैं फॉर अलग जो वैरिंग लोड्स के अकॉर्डिंग। हमारे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट्स क्या रहेगा, WL² बाय 8। ये बेंडिंग मोमेंट्स रहेगा फॉर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है जी, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए हमारी जो बेंडिंग मोमेंट्स रहेंगी WL² बाय 8। W यहाँ पे क्या है, टोटल लोड ऑफ द बीम, L क्या इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम। ठीक है जी, तो अगर मैं देखूं हमारे पास बेंडिंग मोमेंट्स की जो वैल्यूज रहेगी फॉर कंसंट्रेटेड लोड क्या रहेगी, WL/4। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट्स फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड फॉर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। ये हमारी क्या टर्म रहेगी, फॉर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, दो अलग अलग जो वैल्यूज हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स एंड मैक्सिमम शियर फोर्सेस की। ठीक है, तो देखिए हमारी जो स्टेप नंबर 3 है, तो स्टेप नंबर 3 में देखिए आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्सेस कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेक्शन मॉडुलस को कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे इन द स्टेप नंबर 4 फॉर डिजाइन द सिंपली सपोर्टेड लैटरली रिस्ट्रेन्ड स्टील बीम्स। स्टेप नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर द डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड laterally restrained beams, calculate a required section modulus
कैलकुलेट रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, कैपिटल जेड से हम डिनोट करेंगे सेक्शन मॉडुलस को। रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यूज करते हैं। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो हमारी बेंडिंग मोमेंट्स रहेंगी, तो बेंडिंग मोमेंट्स हम इक्वल रखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, ठीक है जी। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन मॉडुलस। ये हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यूज करेंगे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट्स हम इक्वल टू रखेंगे इसके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। तो यहां से क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मोमेंट जो रहेगा, मोमेंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस इनटू बेंडिंग स्ट्रेसेस, सेक्शन मॉडुलस इनटू बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है जी। तो इस रिलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन मॉडुलस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेक्शन मॉडुलस क्या रहेगा हमारे पास, यहां से हम क्या करेंगे, सेक्शन मॉडुलस को आगे लेके आएंगे। तो आफ्टर द रिलेशन, सॉल्व द रिलेशन, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, मोमेंट बाय बेंडिंग मोमेंट बाय बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो ये हमारा क्या है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, जब सेक्शन मॉडुलस हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील क्या रहेगी, Fy, फॉर Fy हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेक्शन मॉडुलस फॉर Fy 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fy फॉर 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर एज पर द IS स्टील कोड 800-2007, ठीक है जी। तो देखिए हमारी जो Fy यील्ड स्ट्रेस है स्टील की 250, द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेसेस, क्योंकि 250 के लिए हम यूज करेंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस की जो वैल्यू रहेंगी 250 के लिए क्या रहेगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस इज इक्वल टू, तो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या रहेंगी, फॉर द 250 ऑफ यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एक सुटेबल सेक्शन को फॉर द डिजाइन ऑफ द laterally restrained steel beams, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम देखने वाले जो हमारी जो वैल्यूज सिलेक्शन है, सुटेबल सेक्शन, सिलेक्ट ए सुटेबल सेक्शन। तो हम बीम सेक्शन को एक सिलेक्ट करेंगे, एक सुटेबल सेक्शन को फ्रॉम द स्टील टेबल। तो सिलेक्ट अ सुटेबल सेक्शन हैविंग सेक्शन मॉडुलस स्लाइटली मोर देन द रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस ऑफ द कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में हमने रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस जो कैलकुलेट किया है, उसमें हमारा क्या है, ज्यादा होना चाहिए। जो हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन को यूज कर रहे हैं फॉर द, सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर द डिजाइन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड लैटरली रिस्ट्रेंड स्टील बीम्स के लिए। तो हम स्टील टेबल्स की हेल्प से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हमारे स्टील सेक्शंस को। तो हमारे जो स्टील सेक्शंस है उनकी जो एक सुटेबल सेक्शन मॉडुलस है, तो सेक्शन मॉडुलस कितना रहेगा, यानी कि सेक्शन मॉडुलस फ्रॉम स्टील टेबल स्लाइटली ग्रेटर देन रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड कैलकुलेटेड इन द स्टेप नंबर 4। तो हमारे स्टेप नंबर 4 में जो हमने कैलकुलेट किया है सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू को क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हमारे जो हम स्टील टेबल से हम लेके चल रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है सेक्शन मॉडुलस की, स्लाइटली मोर देन द सेक्शन मॉडुलस, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेटेड इन द स्टेप नंबर 4, ठीक है जी। तो ये हमारे सेक्शन सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन शुड आल्सो हैव मिनिमम सेल्फ वेट। तो मिनिमम सेल्फ वेट ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी हम एक सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो हमें जो वैल्यूज है, सिलेक्शन है सेक्शन की, शुड हैव आल्सो हैव अ मिनिमम सेल्फ वेट, ठीक है जी। एक मिनिमम सेल्फ वेट होना चाहिए जब भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं सेक्शन को, ठीक है जी। उसके बाद बात करता हूं स्टेप नंबर 6 की।
तो स्टेप नंबर 6 में हम करेंगे चेक फॉर शेयर। चेक फॉर शेयर, तो शेयर चेक करने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं, सिलेक्टेड सेक्शन शुड बी चेक्ड फॉर द शेयर एवरेज शेयर फोर्स। एवरेज शेयर फोर्स जो कैलकुलेट किया जाएगा परमिसिबल एवरेज शेयर फोर्सेस को, ठीक है जी, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस को चेक करने के लिए हम यूज करेंगे आईएस कोड का, ठीक है। तो कैसे हमारी जो वैल्यूज हैं कैलकुलेट की जाती हैं और शेयर फोर्सेस को कैसे चेक किया जाएगा, जो हमने एक सुटेबल सेक्शन को सिलेक्ट किया है, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल सेक्शन फ्रॉम द स्टील टेबल वी चेक द शेयर फोर्सेस। सबसे पहले एवरेज शेयर फोर्सेस की बात करें तो एवरेज शेयर स्ट्रेस, एवरेज शेयर स्ट्रेस क्या है, इक्वल टू रहेगी हमारे पास टाउ वी ए से हम डिनोट करेंगे इसको, टाउ वी ए इक्वल टू रहेगी V बाय H इंटू TW। ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द एवरेज शेयर फोर्स स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करें तो V यहां पे क्या है हमारे पास शेयर फोर्स, तो टाउ वी ए की जो वैल्यू है, तो टाउ वी ए की वैल्यू है यानी कि एवरेज शेयर फोर्स है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए परमिसिबल एवरेज शेयर स्ट्रेसेस से। तो परमिसिबल एवरेज शेयर स्ट्रेसेस से जो वैल्यू है हमारे एवरेज शेयर स्ट्रेस की वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। तो परमिसिबल एवरेज शेयर स्ट्रेसेस है, अगर हम Fy यूज कर रहे हैं, अगर हम यील्ड स्ट्रेस यूज कर रहे हैं 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अगेंस्ट, ठीक है, तो हमारी जो एवरेज शेयर स्ट्रेसेस है, परमिसिबल एवरेज शेयर स्ट्रेसेस है, उसकी वैल्यू क्या रहती है 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड वैल्यूज हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडली अगर मैं शेयर के लिए चेक कर रहा हूं तो सेकंड हमारा केस क्या गया, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या रहेगी, टाउ मैक्स से हम इसको डिनोट करेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को। तो टाउ मैक्स की जो वैल्यूज हैं, टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होगा, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.45 टाइम्स ऑफ Fy यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रहेंगे और चेक फॉर शेयर इन द डिजाइन ऑफ द सिंगली सपोर्टेड लैटरली रिस्ट्रेन्ड स्टील बीम्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टाउ मैक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस है, टाउ मैक्स की वैल्यू जो है नॉट ग्रेटर देन 0.45 टाइम्स ऑफ द यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट रहेंगी इसमें होता चेक फॉर शेयर। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, फॉर चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन के लिए कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, देखिए हमारे जो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे स्टेप नंबर की क्या रहेगा, स्टेप नंबर 7 में देखेंगे चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ओके जी, तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन में देखिए जो हमारी जो डिफ्लेक्शन इन द सिलेक्टेड बीम सेक्शन शुड नॉट एक्सीड द परमिसिबल लिमिट्स। तो हमारी जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो रहेंगी वो हमारी क्या है, एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो परमिसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन इन द सिलेक्टेड बीम सेक्शन should not exceed the permissible limits, should not exceed the permissible limits, ठीक है जी। तो हमारी जो डिफ्लेक्शंस है सिलेक्टेड बीम सेक्शन की वो क्या होनी एक्सीड नहीं करनी चाहिए परमिसिबल लिमिट से। तो डिफ्लेक्शन जो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन कैलकुलेटेड नॉट ग्रेटर देन L by 325। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा L by 325। ये रिलेशन डिफ्लेक्शन कैलकुलेटेड जो है वो नॉट ग्रेटर देन होनी चाहिए L by 355। तो टेबल नंबर 8.3 में हम चेक कर रहे हैं टेबल
8.3 in the IS code 800/2007 स्टील कोड के अकॉर्डिंग फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है जी, ये किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम्स। ठीक है जी, सिंपली सपोर्टेड बीम्स के केस में हमारे जो डिफ्लेक्शन, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन है वो क्या है? नोट ग्रेटर क्या होनी चाहिए? L/325। तो ये इंपॉर्टेंट डिजाइन स्टेप्स हैं, वन बाय वन हमने डिजाइन स्टेप्स डिस्कस किए हैं फॉर द डिजाइन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड लैटरली रिस्ट्रेन्ड स्टील बीम स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को related to the designs of the simply supported laterally restrained steel beams